दोस्तों, वेलकम टू एजे इकनॉमिक्स। साथियों, मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और चूंकि जैसा आजकल माहौल चल रहा है तो उस माहौल को देखते हुए आप इन भाई साहब से भी बहुत अच्छे से लड़ पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इनसे लड़कर और इनको दूर भगाने में अपना पूरा सहयोग करिए। और जैसे ही आपको टाइम लगता है, आप जो है अपना जो वैक्सीन का डोज है वो ज़रूर लीजिएगा, बिना किसी हिचक और बिना किसी फर्जी की न्यूज़ को देखते हुए, समझते हुए, उसके पे ना जाते हुए आप अपना ध्यान रखिए। और ये वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन, तो उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और जैसे ही आपको मौका मिले वैक्सीन की आप अपनी डोज ज़रूर लीजिएगा। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जो है समय चर्चा कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर, सहायक अध्यापक, जूनियर सहायक अध्यापक और या अदर भी जितने टीचिंग एग्ज़ाम या कंपटीशन के वनडे एग्ज़ाम हैं, उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस से की ये सीरीज़ चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के लिए भी आपके लिए 25 से 30 क्वेश्चन लेके आए हैं हम। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, कौन सी वस्तुएं? पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं। जी, तो जो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, तो इन वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होती है? चलिए गेस करिए। दोस्तों, अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो जो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी लोच होगी, वो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं होती क्या हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, ठीक, या मूल्य घटने पर किसी अन्य वस्तु की मांग बढ़ जाए, मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ जाए किसी अन्य वस्तु की, या मूल्य बढ़ने पर किसी अन्य वस्तु की मांग, मूल्य घटने पर किसी अन्य वस्तु की मांग घट जाए, तो वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होंगी। ठीक, एक दूसरे की स्थानापन्न होंगी। और इसी सापेक्ष में एक शब्द आता है पूरक वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं के संबंध में क्या होता है कि यदि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ठीक, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, मान लीजिए इस वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, ठीक है, इस वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, तो दूसरे वस्तु की मांग घट जाए, ठीक, या फिर इस वस्तु का मूल्य घट गया है तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाए, तो ये पूरक वस्तुएं होती हैं। अब इसी संदर्भ में मैं बात करूं अगर आड़ी लोच के मान की, ठीक, तो आड़ी लोच की मान की अगर मैं बात करूं तो अगर आड़ी लोच का मान 0 है तो आपको ध्यान रखना है वस्तु स्वतंत्र होगी। ठीक, वस्तु कौन सी होगी? स्वतंत्र वस्तु होगी। अगर आड़ी लोच का मान माइनस आ रहा है यानी ऋणात्मक है तो वस्तु क्या होगी? पूरक होगी। ठीक है, पूरक वस्तु होगी। यदि आड़ी लोच का मान प्लस आ रहा है तो वस्तु क्या होगी? स्थानापन्न होगी। क्या होगी? स्थानापन्न या स्थापन वस्तुएं भी इसको कहते हैं। ठीक, और अगर आड़ी लोच का मान अनंत यानी इनफाइनाइट आ रहा है तो वस्तु पूर्ण स्थानापन्न होगी। क्या होगी? पूर्ण स्थानापन्न होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होगी? ये भी पिछले प्रश्न से मिलता जुलता ही है। तो स्थानापन्न वस्तुओं के लिए जो मैंने अभी इसके पहले वाले प्रश्न में आपको 4 पहचान चिन्ह या आड़ी लोच के मान बताए थे, उसी से मिलता जुलता है। तो साथियों, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए जो आड़ी लोच का मान है वो क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि अगर 0 है तो स्वतंत्र वस्तु है, अगर ऋणात्मक यानी माइनस है तो पूरक वस्तु है, अगर धनात्मक है तो स्थानापन्न वस्तु है, और अगर अनंत आ रहा है तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है। यानी इकाई से अधिक अगर मान आ रहा है आड़ी लोच का, इकाई से अधिक मान आ रहा है तो वस्तु स्थानापन्न है, या फिर अनंत है तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक साधन की बाजार मांग, ऑप्शन है ए
व्युत्पन्न मांग होती है, उस साधन की कीमत पर ही निर्भर करती है। ऑप्शन सी सामान्य मांग होती है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, गेस करिए क्या उत्तर होगा इसका। साथियों, एक साधन की जो बाजार मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है। क्यों व्युत्पन्न मांग होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष मांग दो प्रकार की हो सकती है। एक प्रत्यक्ष मांग, जिसे मान लीजिए हम कोई वस्तु उपभोग करना है, हमें भूख लगी है तो रोटी का उपभोग करना है, तो रोटी की मांग जो है प्रत्यक्ष मांग है, ठीक। और रोटी को बनाने के लिए है, अगर हमें गेहूं की आवश्यकता है, कोयले की आवश्यकता है, सिलेंडर की आवश्यकता है, या अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो एक तरह से रोटी को बनाने के लिए साधन हो गए। क्या हो गए? वो साधन हो गए, ठीक। तो जो साधन की मांग होती है वो क्या होती है? व्युत्पन्न मांग होती है। क्यों? क्योंकि वो रोटी से उत्पन्न हुई है ना, तो जो व्युत्पन्न का मतलब ड्राइव्ड हुई है। तो ये डिमांड जो है, जिस वस्तु का हमें उपभोग करना है प्रत्यक्ष रूप से, उस वस्तु की डिमांड के कारण साधन की डिमांड हुई है, इसलिए ये व्युत्पन्न मांग होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांग की लोच क्या दर्शाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है मांग की लोच दर्शाता है मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, ठीक। दूसरा है मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। तीसरा है कीमत में परिवर्तन को। और डी है आय में परिवर्तन को। ये बहुत ही आसान और कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो मांग की लोच क्या दर्शाता है साथियों? उसका जो उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, मांग की लोच दर्शाता है मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को, ठीक। भाई समान अर्थों में जो है मांग की लोच का आशय क्या है? मांग की लोच से आशय वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी वस्तु का अगर मूल्य बदला, ठीक, मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? उसकी मांग में परिवर्तन होता है, मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, ठीक। तो उसे हम लोच कहते हैं। अगर इसकी हम सूत्र की बात करें तो मांग की कीमत लोच, ठीक है, या जो मांग की लोच होती है उसका बराबर होता है मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। क्या होता है? मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, ये मांग की लोच होती है। और चूंकि मांग का नियम होता है तो वो हमें एक तरह से गुण बताता है कि अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मांग घट जाएगी, अगर कीमत घट जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, अन्य बातें समान रहने पर। वहीं जो मांग की लोच है वो ये प्रदर्शित करती है कि अगर इतनी कीमत बढ़े तो कितनी मांग बढ़ेगी, अगर इतनी कीमत घटे तो कितनी मांग बढ़ेगी, यानी ये परिमाणात्मक है, ठीक, और वो गुणात्मक है, वो गुण बताता है मांग का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन है, ठीक, निम्न में से सही कथन है, पूरक वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र से नीचे की तरफ गिरती हुई सीधा रेखा के आकार का होता है। जो पूरक वस्तुएं हैं उसके संबंध में जो उदासीनता वक्र है, कौन सा वक्र? जो उदासीनता वक्र है वो वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई सीधी रेखा के आकार का होता है। ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र एल आकार का होता है। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक। तो साथियों अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो पूरक वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई सीधी रेखा के आकार का नहीं होता है। पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में उदासीनता वक्र एल आकार का होता है, ये भी देखिए गलत लिखा है। और अगर ये दोनों गलत हैं तो फिर सी ऑप्शन गलत हो ही जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। अगर मैं और इसको विस्तृत तरीके से चर्चा करूं तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में, यानी कि पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है, एक सीधी रेखा में होता है। और पूरक वस्तुओं के संबंध में यह एल आकार का इस प्रकार का होता है, ठीक। तो ये जो उत्तर हैं ये दोनों जो है पूरक वस्तुओं का जो है प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं में लिख दिया गया है, और जो प्रतिस्थानापन्न वस्तु की विशेषता थी वो पूरक वस्तु में लिख दी गई है। तो इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है कीमत उपभोग वक्र की ढाल, कीमत उपभोग वक्र की ढाल सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, शून्य होती है, या फिर डी वस्तुओं की प्रकृति के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, आपको बताना है कि कीमत उपभोग वक्र की ढाल कैसी होती है। ठीक, चलिए गेस करिए साथियों। मैं अगर इसके उत्तर की बात करूं तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कीमत उपभोग वक्र जिसे हम क्या कहते हैं, पीसीसी, ठीक, का स्वरूप नीचे की ओर झुकता हुआ, आधार के समांतर ऊपर उठता हुआ अथवा बाईं ओर पीछे मुड़ता हुआ हो सकता है। यानी ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे पीछे की ओर झुकता हुआ भी हो सकता है। ठीक, अतः इसका स्वरूप कैसा होगा यह वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक, वस्तु कैसी है ये डिपेंड करेगा कि आपकी वस्तु कैसी है। ठीक, और इसी संदर्भ में मैं अगर थोड़ा सा चर्चा करूं तो यहाँ पर देखिए मूल प्रभाव, आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव की बात होती है। तो आप ये जान लीजिए कि जो कीमत प्रभाव होता है, ठीक है, क्या होता है, जो कीमत प्रभाव होता है, ठीक है ना, जो कीमत प्रभाव होता है तो वो क्या होता है, आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। ठीक है, आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। ठीक, और मूल प्रभाव, यहीं पर एक चर्चा अगर और करें तो जो मूल प्रभाव होता है और आय प्रभाव, मूल प्रभाव और आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में जो बंटवारा किया जाता है वो दो विधियों से किया जाता है। कितनी विधियों से किया जाता है, दो विधियों से। पहली विधि है हिक्स का दृष्टिकोण, ठीक है, पहली विधि क्या है, हिक्स का दृष्टिकोण, और दूसरी विधि जो है वो है स्लट्स्की का दृष्टिकोण। ठीक, स्लट्स्की का दृष्टिकोण, इनके माध्यम से हम मूल प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव को आपस में बांटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आड़ी मांग लोच के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हों तो आड़ी मांग लोच शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र हैं तो मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। ऑप्शन नंबर जी, जब दो वस्तुएं पूरक हैं तो मांग की आड़ी लोच धनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी, जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। चलिए गेस करिए इसका उत्तर। और साथियों अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी और छोटा सा कोई पेपर लेके बैठिए और उसमें जो प्रश्न आ रहा है उसके सामने अपना जो उत्तर आप गेस कर रहे हैं उसको लगाते जाइए। फिर उसके बाद जैसे मैं आपको उत्तर बताता हूं तो आप उसको सही या गलत टिक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप जब देखेंगे ये जो 25 या 30 के आसपास क्वेश्चन हैं तो आप उसमें आप अपना आकलन ये कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और कितने प्रश्नों के उत्तर आप सही नहीं दे पाए हैं, तो इसका भी आकलन आप कर पाएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर है कि जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो आड़ी मांग की लोच शून्य नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र हैं तो मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। नहीं, मांग की आड़ी लोच जब शून्य होती है तब वस्तुएं स्वतंत्र होती हैं। जब दो वस्तुएं पूरक हों तो मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। ये भी गलत हो गया, पूरक नहीं, ये स्थानापन्न में होता है। जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं यानी पूरक वस्तुएं हैं तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। ठीक, चलिए तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो आड़ी लोच का जो विचार दिया था, ठीक है, कौन सी लोच, आड़ी लोच का जो विचार दिया था, ठीक है, आड़ी लोच का जो विचार दिया था वो दिया था सबसे पहले थॉमस मूर ने। किसने दिया था, थॉमस मूर, ये नाम याद रखिएगा, थॉमस मूर ने आड़ी लोच का विचार दिया था, ठीक, सबसे पहले। किंतु रॉबर्ट टिफिन ने इसका प्रयोग मूल सिद्धांत में किया। किसने किया, रॉबर्ट टिफिन ने इसका प्रयोग सबसे पहले मूल सिद्धांत में किया। इसका खोज इसका जो विचार है सबसे पहले थॉमस मूर ने दिया था, ठीक, किंतु रॉबर्ट टिफिन ने इसका प्रयोग मूल सिद्धांत में किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में होता है जब बजट रेखा एक उदासीनता क्रम के ऊपर होती है, उदासीनता वक्र के नीचे होती है, उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा होती है या एक उदासीनता वक्र को काटती है। आपको ये बताना है कि उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में होता है जब बजट रेखा की स्थिति क्या होती है।
ठीक है। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा होती है, यानी बजट लाइन और जो तटस्थता वक्र है या जिसे आप इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, जब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो इस बिंदु पर यानी ई बिंदु पर जहां वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में होता है। इसको आप और ज़्यादा समझने के लिए एक ग्राफ देख सकते हैं। माफ़ करिएगा, वो ग्राफ अभी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक, तो मैं यहीं पर आपको उसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए जैसे एक ग्राफ है इस प्रकार का, जिसमें यहाँ पर यक्स वस्तु को प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर वाई वस्तु को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, और ये आपकी बजट रेखा है। क्या है ये? बजट लाइन है। मान लीजिए ये पीपी आपकी बजट लाइन है। ठीक, और एक आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व है इस प्रकार का, जो यहाँ पर ई बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक, तो उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में होगा। ठीक, ई बिंदु पर संतुलन में होगा का मतलब क्या है कि वो वाई वस्तु की इतनी मात्रा और एक्स वस्तु की इतनी मात्रा लेकर जो है अपने आप को अधिकतम संतुष्टि का स्तर प्राप्त कर पा रहा है। ठीक, अगर हिग्स की बात करें तो हिग्स कहते हैं कि उपभोक्ता संस्थिति यानी संतुलन की स्थिति में वहाँ होगा जहाँ मूल रेखा का ढाल यानी ये बजट रेखा का ढाल और तटस्था वक्र के ढाल आपस में बराबर हों। क्योंकि ये दोनों इस जगह पर अपने आप को स्पर्श कर रहे हैं तो इस जगह पर दोनों का ढाल क्या हो गया? बराबर हो गया ना। ठीक, और मार्शल इस संबंध में क्या कहते हैं? उपभोक्ता की संस्थिति वहाँ होगी यानी उपभोक्ता संतुलन में वहाँ पर होगा, उस स्थिति में होगा जहाँ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा उनके मूल्य का अनुपात परस्पर बराबर हो। तो मूल प्रदर्शित कर रही है बजट रेखा और उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता यानी तटस्था वक्र का जो ढाल है तो उसका प्रत्येक बिंदु उसकी सीमांत उपयोगिता प्रदर्शित कर रहा है। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे पर काट रहे हैं यानी कि सीमांत उपयोगिता और मूल्य का अनुपात आपस में बराबर है। मुझे उम्मीद है इसका आप उत्तर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का है कि प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक या धनात्मक, डी आय प्रभाव के बराबर। चलिए गेस करिए। दोस्तों मैं अगर बात करूं इस उत्तर की तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, जबकि आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक, आय प्रभाव क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, जबकि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? वो हमेशा ऋणात्मक होगा। ओके, और गिफिन वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव इतना अधिक धनात्मक हो जाता है कि वह ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है और मूल प्रभाव को भी धनात्मक कर देता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव ये जब दोनों आपस में मिल गए तो क्या बनता है? मूल प्रभाव, या जिसे आप कीमत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कीमत प्रभाव कहते हैं। तो एक स्थिति ऐसी होती है कि जो कि प्रतिस्थापन प्रभाव तो हमेशा ऋणात्मक रहेगा, लेकिन आय प्रभाव एक बार धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लीजिए कि आय प्रभाव बहुत ज़्यादा धनात्मक है। ठीक, उसने प्रतिस्थापन प्रभाव की ऋणात्मकता को जो है खत्म कर दिया, इतना ज़्यादा धनात्मक है। ठीक है, तो क्या होगा कि मूल प्रभाव को भी अब चूंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसने मूल प्रभाव को भी धनात्मक कर दिया, तो वो वस्तु गिफिन वस्तु हो जाएगी। कौन सी वस्तु हो जाएगी? गिफिन वस्तु हो जाएगी। इसी तरह वस्तुओं का भी इसमें हम पता लगाते हैं। चलिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आय प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है और कीमत प्रभाव इन दोनों के आपस में व्यवहार या संयोग पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र होता है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, पूरक वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र किस प्रकार का होता है? ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई सीधी रेखा के रूप में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई सीधी रेखा के रूप में होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष उन्नतोत्तर वक्र होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरक वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र होता है। इन तीनों प्रकार का नहीं होता है। ठीक, कैसा होता है? एल आकार का होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है? एल आकार का होता है। ठीक, तो ये तीनों गिरती हुई, उठती हुई और उन्नतोत्तर ये नहीं होगा। जो पूरक वस्तुओं के लिए तटस्था वक्र बनेगा ना, तो वो बनेगा एल आकार का, इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कीमत मांग की लोच बराबर एक्स डेल्टा एक्स अपान
डेल्टा एक्स अपान डेल्टा पी, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा पी हो तथा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एक्स अपान एक्स बराबर 0 है, तो कीमत मांग की लोच क्या होगी। एक बार मैं फिर से प्रश्न पढ़ देता हूं कि यदि कीमत मांग की लोच बराबर डेल्टा एक्स अपान एक्स बटा डेल्टा पी अपान पी हो तथा डेल्टा एक्स अपान एक्स इसका मान क्या है 0 हो, तो डेल्टा पी अपान पी का तो कीमत मांग की लोच क्या होगी। ठीक, तो बड़ा आसान सा सवाल है भाई। डेल्टा डेल्टा एक्स अपान एक्स बटा डेल्टा पी अपान पी। अब चूंकि इसका मान पूरा दिया हुआ है 0, तो 0 बटा डेल्टा पी अपान पी। अब इसका भाग अगर 0 में देंगे तो कीमत मांग की लोच आपकी आएगी ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, क्या आएगी, ऑप्शन नंबर ए 0 आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक हों तो सम उत्पाद वक्र का आकार क्या होगा। देखिए, समुत्पाद वक्र और तटस्था वक्र, इन दोनों का स्वभाव मूलतः एक जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। तो वहाँ पर दो वस्तुएं थीं जो पूर्ण स्थानापन्न थीं, यहाँ पर उत्पादन के जो दो साधन हैं जो पूर्णतः पूरक हैं, पूर्णतः स्थानापन्न, इसकी बात की जा रही है। तो बाकी स्वभाव उसका वही होगा। तो यदि मान लीजिए कि उत्पादन के दो साधन हैं जो पूर्णतः पूरक हों, तो समुत्पाद वक्र का जो आकार है वो मूल बिंदु के प्रति नतोदर, सवाल ही नहीं उठता है। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर, बिल्कुल नहीं। समकोणीय, यहाँ पर हो सकता है कुछ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, समकोणीय। ठीक है, जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक हों तो समुत्पाद वक्र का आकार जो है वो होता है समकोणीय। ठीक है, क्या होता है, समकोणीय होता है। उसी प्रकार जैसे तटस्था वक्र बनता था, इस प्रकार का, इस तरह के समकोणीय वक्र बनेंगे। ये यहाँ पर y वस्तु प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर x वस्तु प्रदर्शित करेंगे। और चूंकि साधन की बात है तो मान लीजिए दो साधन हैं, भूमि और श्रम, तो एक अक्ष पर भूमि और एक अक्ष पर श्रम प्रदर्शित करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। प्रकट अधिमान सिद्धांत यानी व्यक्त अधिमान सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। व्यक्त अधिमान और प्रकट अधिमान एक ही बात है। ठीक, तो इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए साथियों। इसका जो जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल्सन। ठीक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सैमुअल्सन। इस सिद्धांत की कुछ आधारभूत मान्यताएं मैं आपको बता देता हूँ। पहली मान्यता है कि विवेकपूर्ण व्यवहार, यानी उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा। दूसरा है सकर्मकता। तीसरा है व्यक्त प्राथमिकता की अवधारणा। चौथा है उपभोक्ता की रुचि दी हुई है। पांचवा है सबल क्रमबद्धता की मान्यता। जबकि एलन व हिक्स जो हैं, कौन, एलन या व हिक्स जो तटस्थता वक्र वाले हैं, ठीक, उनके अनुसार अनाधिमान वक्र निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित था। ठीक, अनाधिमान वक्र किस क्रमबद्धता पर आधारित था, निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित था। ठीक है, और यहाँ पर जो व्यक्त अधिमान है वो सबल क्रमबद्धता पर आधारित है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है वो सबल क्रमबद्धता पर आधारित है, और जो तटस्था वक्र विश्लेषण था हिक्स एवं एलन का, वो निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित था। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, कब होती है अधिकतम। बड़ा आसान सा प्रश्न है कि कुल उपयोगिता अधिकतम तब होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 होती है। ठीक, इकोनॉमिक्स वाले हैं आप सभी लोग, और ये बड़ा बेसिक सा सवाल था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर आप जानते होंगे। भाई एक ग्राफ बनता है इस तरह का, एक होता है टोटल यूटिलिटी का ये, और एक होता है सीमांत उपयोगिता, मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी का। तो इस बिंदु पर, यहाँ पर मान लीजिए इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 है, तब जाकर टोटल यूटिलिटी इस बिंदु पर क्या है, अधिकतम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीनता वक्र का आकार क्या होगा। देखिए ये प्रश्न बार बार आ रहा है, टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है कि यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हों, पूर्ण रूप से पूरक वस्तुएं हों, ठीक, तो उदासीनता वक्र का आकार क्या होगा। उदासीनता वक्र का आकार क्या होगा यदि वस्तुएं क्या हैं, पूर्ण रूप से पूरक हैं, ठीक है। तो उदासीनता वक्र का आकार क्या होगा, मैं बार बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ठीक है, कि जो पूरक वस्तुएं हैं उनके संबंध में उदासीनता वक्र का आकार होगा एल आकार का, ठीक, इस तरह का समकोणीय होगा, ठीक। ये वाई वस्तु है मान लीजिए और ये एक्स वस्तु है, तो ये जो उदासीनता वक्र का आकार है वो एल आकार का होगा, ठीक। और ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं तो आपको तो ये तो पता ही होगा कि पूर्णतया पूरक वस्तुएं होती कौन सी हैं। तो वे वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय या फिर चाय और शक्कर या दूध कह लीजिए, एक तरह का पूरक है, ठीक। जैसे डॉट पेन व उसकी रिफिल, ठीक, दाएं पैर का जूता बाएं पैर का जूता, तो जो एक निश्चित अनुपात में और साथ साथ यूज की जाएंगी तो वो क्या होंगी, पूरक होंगी, एक दूसरे को पूरा करती हैं वो, ठीक। तो तटस्था वक्र विश्लेषण जो है समकोणीय होगा। पूरक वस्तुएं आप जान गए एक दूसरे को पूरा करती हैं, अकेले जो है वो एक तरह से अधूरा है। जैसे रिफिल और पेन, रिफिल के बिना पेन का कोई औचित्य नहीं है और पेन के बिना रिफिल का भी कोई औचित्य नहीं है। दाएं पैर के जूते के बिना बाएं पैर के जूते का भी कोई अस्तित्व नहीं है और बाएं पैर के जूते के बिना दाएं पैर के जूते का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक दूसरे को पूरा करती हैं, वो क्या है, पूरक वस्तुएं होती हैं। चलिए, तो तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र एल आकार का होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाई वस्तु, अभी जो मैंने आपको बताया ये वाई वस्तु थी और यहाँ पर ये एक्स वस्तु प्रदर्शित है। जो पूरक वस्तुएं हैं तो वो उसका जो आकार है वो इस प्रकार बनेगा, समकोणीय, ठीक। अब ये समकोणीय क्यों बनेगा आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक संयोग है कि आप 2 यूनिट चाय के बदले 1 यूनिट दूध की या शक्कर की प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो ये अब देखिए जैसे जैसे आप ऊंचे तटस्था वक्र पर पहुंचेंगे, ऊंचे तटस्था वक्र का मतलब है कि आप पहले से अधिक उपयोगिता वाले तटस्था वक्र पर या अधिक उपयोगिता वाले संयोग स्तर पर पहुंचेंगे, क्योंकि IC1 से ज़्यादा उपयोगिता कौन दे रहा है, IC2 दे रहा है। IC2 से अधिक उपयोगिता कौन दे रहा है, IC3 दे रहा है। तो ये जो अनुपात है बढ़ने का ये स्थिर रहेगा भाई। यहाँ पर 2:1 था, यहाँ पर 4:2 है, यहाँ पर 6:3 है। तो ये जो तटस्था वक्र बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, समकोणीय बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये प्रश्न हो चुका है, इसका उत्तर आप जानते हैं सभी, सैमुअल्सन है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सैमुअल्सन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ चलें। प्रकट अधिमान या उद्घाटित अधिमान के प्रतिपादक कौन है, इस प्रश्न को भी आप जानते हैं, सैमुअल्सन ही है, ठीक है। और चूंकि बार बार प्रकट अधिमान की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसने मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या हुआ था, सैमुअल्सन ने प्रकट अधिमान में बिना अनधिमान वक्रों के प्रयोग तथा उपयोगिता के बिना संख्यात्मक या क्रमवाचक माप को विश्लेषण में लाए हुए प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त अधिमान के आधार पर किया। मतलब इसमें क्या थी कि जो मार्शल की संख्यावाचक दृष्टिकोण था ना उसका, कि उपयोगिता को संख्याओं से मापा जा सकता है, या फिर जो हिग्स एलन का क्रमवाचक दृष्टिकोण था कि संख्या से नहीं क्रम आधार पर हम उपयोगिता को रख सकते हैं। तो इन दोनों विश्लेषणों को उसने एक तरफ रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त अधिमान के आधार पर जो है इसका विश्लेषण किया। सैमुअल्सन ये प्रतिपादित करते हैं कि बाजार में उपभोक्ता अपने वास्तविक व्यवहार के माध्यम से, भाई आप बाजार जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या व्यवहार करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसी व्यवहार से आप ये व्यक्त कर देते हैं कि वह संस्थिति या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से किस क्रम के संदर्भ में होगा। जैसे ही हम मार्केट पहुंचते हैं तो हम हमारा जो मत है, हमारा जो व्यवहार है, हम वहाँ पर प्रकट कर देते हैं कि हमें ये वस्तुएं चाहिए, ये वस्तुएं नहीं चाहिए, या ये वस्तुएं हम खरीद सकते थे अगर हमें ज़रूरत होती। तो हम अपना व्यवहार प्रकट कर देते हैं, हम उद्घाटित कर देते हैं अपना अधिमान, अपनी पसंद। तो उससे ये निर्धारित होता है कि हमारा जो संतुलन का बिंदु है वो कहाँ पर निर्धारित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तटस्था वक्र विश्लेषण में वस्तु x तथा y के विभिन्न संयोगों में संबंध होता है।
क्या संयोग होता है तटस्थता वक्र में, ठीक, क्या संबंध होता है तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के संदर्भ में। तो यदि वस्तु एक्स बढ़ेगी तथा वस्तु वाई घटेगी, ऑप्शन बी है वस्तु वाई बढ़ेगी तथा वस्तु एक्स घटेगी, ऑप्शन सी वस्तु एक्स बढ़ेगी तथा वाई वस्तु स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी वस्तु वाई बढ़ेगी तथा वस्तु एक्स भी बढ़ेगी। इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, यदि वस्तु एक्स को हमें बढ़ाना है, ठीक है, वस्तु एक्स को हमें बढ़ाना है तो वस्तु वाई हमें घटाना पड़ेगा। तटस्थता वक्र विश्लेषण हमें यही बताता है, ठीक है। और वस्तु, और अगर बी की बात करें तो यही बात लिखी है लेकिन दूसरे तरीके से लिखी है। तो वस्तु वाई अगर बढ़ाना है तो हमें वस्तु एक्स को घटाना पड़ेगा। ये भी बात सही ही है, लेकिन ज़्यादा सटीक जो उत्तर है वहाँ पर ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगर तटस्थता वक्र की बात करें तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोगों या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो, सम संतुष्टि वक्र या अनाधिमान वक्र या तटस्थता वक्र कहते हैं। ये वक्र, ठीक है, तटस्थता वक्र कहते हैं, ठीक। एक बार इसकी परिभाषा मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिएगा कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोगों या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे हम समसंतुष्टि वक्र, अनाधिमान वक्र या फिर तटस्थता वक्र कहते हैं, ठीक है। और एक वस्तु मान लीजिए यहाँ पर यक्स है तो इसको हमें बढ़ाने के लिए यहाँ पर मान लीजिए वाई है तो वाई वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत आधारित है गणनावाचक उपयोगिता पर, क्रमवाचक उपयोगिता पर, बाजार व्यवहार पर या फिर आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर। तो साथियों गणनावाचक उपयोगिता जो था वो तो मार्शल का था, यहाँ पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्रमवाचक ये हिक्स एलन थे। बाजार का व्यवहार से यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। तो जो उद्घाटित अधिमान सिद्धांत है वो है आचरणवादी उपयोगिता पर, ठीक है। कौन सा है, आचरणवादी उपयोगिता पर, ओके, ठीक है, ठीक। अब आचरणवादी उपयोगिता पर क्या है कि हम मार्केट जाते हैं और वहाँ पर अपना अधिमान या आचरण व्यक्त कर देते हैं ना कि हमें किस वस्तु की ज़्यादा ज़रूरत है, किस वस्तु की कम ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है और इसके प्रतिपादक तो आप जानते ही हैं, सैमुअल्सन है, ठीक है। और ये सबल क्रमबद्धता पर आधारित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है। उत्पादन के साधनों में प्रतिस्थापन की लोच सदैव होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। उत्पादन के साधनों पर दोस्तों प्रतिस्थापन की जो लोच होती है वो सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी लोच के सूत्र की बात करें तो वो इस प्रकार होगा, पूंजी सम अनुपात में सापेक्षिक परिवर्तन। किसमें, पूंजी और सम का अनुपात। भाई उत्पादन के साधन तो यही है ना, तो पूंजी सम का अनुपात बटा साधनों की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन। अब यही जो साधन है इनकी सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन, ठीक है। इन दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो वो निकलेगा क्या, प्रतिस्थापन की लोच, साधन के प्रतिस्थापन की लोच, ठीक। और अगर इसी सापेक्ष में मैं और अधिक बात करूं तो प्रतिस्थापन लोच का न्यूनतम मान शून्य तथा अधिकतम मान कितना होगा, अनंत होगा। प्रतिस्थापन लोच का मान न्यूनतम क्या होगा, शून्य, और अधिकतम अनंत हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि प्रतिस्थापन की लोच शून्य है, मान लीजिए यदि प्रतिस्थापन, साधन के प्रतिस्थापन की लोच शून्य है तो साधनों के बीच प्रतिस्थापन संभव नहीं होगा, ठीक। और अगर अनंत है तो साधनों के बीच पूर्ण प्रतिस्थापन होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमआरएस एक्स वाई व्यक्त करता है, ठीक है। एमआरएस एक्स वाई क्या व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई की कितनी मात्रा का त्याग करता है और उसी उदासीनता वक्र पर रहता है, उपभोक्ता की बात। ऑप्शन बी, उपभोक्ता वाई की एक अतिरिक्त इकाई के लिए एक्स की कितनी इकाइयों को त्याग करता है और उसी उदासीनता वक्र पर रहता है। ऑप्शन सी, उपभोक्ता एक्स की एक इकाई के लिए वाई की कितनी इकाइयों को त्याग करता है और ऊंचे उदासीनता वक्र पर चढ़ जाता है। ऑप्शन डी, उपभोक्ता निचले उदासीनता वक्र पर उतर जाता है। साथियों अगर इसकी उत्तर की मैं बात करूं तो इसका जो सबसे सही उत्तर होने वाला है वो यह है
कि MRS/XY जो है, इसमें अगर इसकी परिभाषा की ही बात करें तो उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई, मान लीजिए कि आधार अक्ष पर x है, यहाँ पर y है, ठीक, तो x अक्ष की एक इकाई के लिए y की कितनी मात्रा का त्याग करे उपभोक्ता कि वो उसी उदासीनता वक्र पर बने रहे जिस पर वो पहले से था। ठीक, मान लीजिए कि पहले यहाँ पर ये स्थिति थी, यहाँ पर मान लीजिए y की 4 इकाइयाँ थीं और x की 2 इकाइयाँ थीं। ठीक, अब मान लीजिए हमने x की इकाइयाँ बढ़ा दी, कितनी, 4 कर दी, तो हमें y की कितनी इकाइयाँ छोड़नी पड़ी, मान लीजिए ये 2 है, यहाँ पर 4 कर दी, तो y की हमें 2 इकाइयाँ त्याग करनी पड़ी x की हमें 2 इकाइयाँ बढ़ाने के लिए। जरूरी नहीं है अनुपात ऐसा ही हो, लेकिन अब इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी कहते हैं ना। ठीक, तो जो MRS/XY से तात्पर्य x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई यानी एक अगली इकाई की वृद्धि के लिए y की छोड़ी गई मात्रा से है, जिससे उपभोक्ता संतुष्टि के उसी स्तर पर बना रहता है। ठीक, अतः x की मात्रा की वृद्धि के लिए y की छोड़ी गई मात्रा में उत्तरोत्तर कमी घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर व्यक्त करता है। यानी कि जैसे जैसे आप x की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो y जो है सबसे पहले जो ज़्यादा त्याग कर रहा था x की एक इकाई के लिए, अब धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती जाएगी। ये इसको अलग से एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। और जो MRS/XY है, इसे घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सिद्धांत कहते हैं। ये जो सिद्धांत है ये क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि 2 उदासीनता वक्र हैं IC1 और IC2, एक दूसरे को नहीं काट सकते। ठीक, चलिए, अब भाई साहब इनकी इच्छा है तो नहीं काटेंगे, लेकिन क्यों नहीं काटेंगे ये तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है IC1 मूल बिंदु से नतोदर होता है, IC2 मूल बिंदु से नतोदर होता है, IC1 और IC2 संतोष के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, IC1 और IC2 समानांतर नहीं होते। चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा साथियों, बड़ा सटीक और बड़ा टू द पॉइंट वाला उत्तर है इसका, और मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर जरूर जानते होंगे। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IC1 और IC2 संतोष के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, संतोष के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं। ठीक, एक ये है और एक ये है, मान लीजिए IC1 है, ये IC2 है। ठीक, तो अब चूंकि ये अलग अलग संतोष के स्तर को व्यक्त करते हैं तो ये एक दूसरे को फिर कभी नहीं काटेंगे। ठीक, चलिए, प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार का है कि मान लीजिए जैसे एक उदासीनता वक्र ये है, 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 तो तीनों जो है IC1 से IC2 ज़्यादा ऊंचे उदासीनता वक्र को प्रदर्शित करता है, यानी वहाँ की उपयोगिता ज़्यादा है, तो कोई एक दूसरे को आपस में नहीं काटते हैं। ठीक, अगर काट देंगे तो मतलब कि फिर उस बिंदु पर दोनों की जो उपयोगिता है वो बराबर हो गई। तो चूँकि ऊंचा उदासीनता वक्र हम ये भी पढ़ते हैं कि ऊंचे उपयोगिता स्तर को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। चलिए, और अगर मैं अन्य विशेषताओं की बात करूं तो और भी हैं कि ढाल ऋणात्मक होगी, यानी ऊपर से नीचे गिरती हुई होगी, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है। ठीक है, जो MRS/XY है यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वो घटती हुई होती है। निम्नतर अनधिमान वक्र की तुलना में उच्चतर अनधिमान वक्र अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि प्रदर्शित करता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी, यदि वस्तु की मांग कम है तो साधन की मांग अधिक होगी। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये तो एक बेसिक सा है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के और इस प्रश्न का उत्तर एकदम आराम से दे लेंगे कि इसमें यदि वस्तु की मांग अधिक है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। बाजार कीमत क्या होती है? चलिए, अल्पकालीन संतुलन कीमत होती है, दीर्घकालीन संतुलन कीमत होती है, स्वतंत्र बाजार में औसत कीमत होती है, या सभी बाजारों की औसत कीमत होती है? बताइए, बाजार कीमत क्या होती है? ठीक, एक होती है उपयोगिता कीमत, एक होती है बाजार कीमत। उपयोगिता कीमत जितनी हम उस वस्तु से उस वस्तु के लिए देने को तैयार हो जाते हैं, या जितनी हमें उससे आशा रहती है कि हमें इतनी उपयोगिता मिलेगी, और बाजार में पहुंचकर वास्तव में जितना हम उसका मूल्य चुकाते हैं, तो वो बाजार कीमत होती है। ठीक, तो आपको बताना है कि बाजार कीमत क्या होती है। ठीक है ना? तो दोस्तों, जो बाजार कीमत होती है वो होती है अल्पकालीन
संतुलन कीमत, ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन संतुलन कीमत। बाजार कीमत वह कीमत है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर बाजार में वास्तव में प्रचलित होती है। समय के एक निश्चित बिंदु पर बाजार में वास्तव में प्रचलित होती है। ये सामान्य कीमत जो कि एक संभावित कीमत है कि चारों ओर घटती बढ़ती रहती है। तो ये बाजार कीमत अल्पकालीन कीमत हो गई और दीर्घकालीन कीमत क्या हो गई, सामान्य कीमत हो गई। ठीक, बाजार कीमतों में जल्दी परिवर्तन होने की संभावना होती है, परंतु जब दीर्घकाल में सामान्य कीमत की परिस्थितियां दी हुई होती हैं तो वो स्थिर होती है। ठीक, तो दो प्रकार की कीमत, एक बाजार कीमत और एक सामान्य कीमत हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का ये क्विज, और ये मुझे लगता है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न के उत्तर आप नहीं दे पाए हैं उनको, मुझे लगता है मैंने उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और अगर कुछ स्पेसिफिक प्रश्न हैं जो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका। और इस वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और खुश रहिए, खुद पर भरोसा करिए दूसरों से ज़्यादा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जहाँ पर भी आपने अपने से ज़्यादा किसी गैर पर या किसी दूसरे पर भरोसा किया, तो जिस पर आपने भरोसा किया वही व्यक्ति अगले दिन आपको ये एहसास करा देगा कि ऐसे ही हर किसी पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। तो खुश रहिए, ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए और देखते रहिए एजे इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।